हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे जीपैट प्रो सीरीज। इसका हमारा 29th लेक्चर होने वाला है बेटा। तो इसमें हम स्टडी कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स है जो इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं, जैसे बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म एंड विटामिन एंड कोएंजाइम्स। इन दो टॉपिक्स के बारे में हम बेसिकली इस लेक्चर के अंदर बेसिकली स्टडी करने वाले हैं बेटा। तो सभी क्वेश्चन, सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके इस लेक्चर के अंदर कवर होने वाले हैं। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कंप्लीट इस सीरीज का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है, लाइव सेशन है, उसका भी लिंक मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो सभी को ज्वाइन कर लीजिए आप और देखिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म को। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, बायो एनर्जेटिक्स में क्या होता है, बेसिकली जो एटीपी है, ग्लाइकोलाइसिस है, जो भी पाथवेज हैं, उनकी जो भी प्रोसेस होती है, उनकी स्टडी होती है, बेसिकली वो बायो एनर्जेटिक्स ही होती है एक तरीके से। और जो मेटाबॉलिज्म में मतलब कि या तो सिंथेसिस या ब्रेकडाउन, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो सभी इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटीपी की। एटीपी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बेसिक है, याद रखना है। कंपोज ऑफ क्या होता है इसके अंदर, इसको फिर से ब्रेक करो। एडेनिन होता है जो नाइट्रोजन बेस होता है, प्लस राइबोज होता है सुगर, और 3 फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके बीच में फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं ना बेटा, उनके बीच में। आगे देखिए क्या रोल होता है एटीपी का। तो रोल देखिए, एनर्जी करेंसी होती है, सभी जानते हैं। एनर्जी के रूप में सबसे मेन सोर्स होता है प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेलुलर प्रोसेस। कपल रिएक्शंस करवाता है, जैसे लिंक एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक जो रिएक्शन होती हैं उनको करवाने के लिए एटीपी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी पावर देता है एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शंस के लिए। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट पावर देता है, जो आयन पंप्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप्स को पावर सप्लाई करता है कौन? एटीपी। तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल्स है बेटा। चलिए आगे देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस एक पाथवे है, बेसिकली इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो बेसिकली कहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस, लोकेशन क्या है इसकी? साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली ये परफॉर्म होता है या फिर होता है ये प्रोसेस। रिएक्टेंट कौन से यूज होते हैं इसके अंदर? देखिए, मेन टॉपिक्स हमें देखने हैं, थ्योरी हमें स्टडी नहीं करनी है, हमें कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं देना बेटा। यहाँ पे हमें एमसीक्यू सोल्व करने हैं। तो जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं ना, उनको याद करते जाओ आप। रिएक्टेंट्स कौन से यूज होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बेसिकली रिएक्टेंट के रूप में यूज होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। और एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है जब ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो जाता है? तो एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है? 2 पायरुवेट, 2 NADPH और 2 ATP, सॉरी 2 NADH और 2 ATP। बेसिकली ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट होता है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। तो इसको याद रख लेना आपको। की एंजाइम बेसिकली क्या, कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं इसके अंदर? हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जिसको PFK1 भी बोलते हैं, पायरुवेट काइनेज, ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यूज होते हैं। रेगुलेशन कैसे होता है? इनहिबिट बाय एटीपी और सिट्रेस से इसको रेगुलेट करते हैं, जबकि एक्टिवेट करते हैं AMP से। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। TCA साइकिल, बेसिकली इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। लोकेशन क्या है इसकी? माइट्रोकोन्ड्रियल मैट्रिक्स में बेसिकली ये जो साइकिल है वो परफॉर्म होता है माइट्रोकोन्ड्रिया के अंदर। फंक्शंस क्या है इसका? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू CO2। एसिटाइल कोएंजाइम को ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसके अंदर? CO2 के अंदर, एंड एनर्जी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। की स्टेप्स बेसिकली इसके अंदर, जैसे फर्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम प्लस ऑक्जेलो एसीटेट सिट्रेट बनाएंगे, एंड देन सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होंगी। उसके बाद रीजनरेशन ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट फिर से बन जाएगा, फिर से ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी। देखिए साइकिल्स में यही होता है कि ये रिपीट होते रहते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर? एक एसिटाइल को एंजाइम जब डिग्रेडेट होगा तो क्या मिलेगा? एक साइकिल के अंदर 3 NAD, 1 FADH2, 1 GTP, बेसिकली ATP को ही GTP बोलते हैं, और 2 CO2 बेसिकली एंड प्रोडक्ट के रूप में मिलने वाला है TCA साइकिल के अंदर। रेगुलेशन कैसे होता है? बेसिकली इनहिबिट बाय ATP और NADH।
एटीपी और एनएडीएच से बेसिकली इसको रेगुलेट किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है एडीपी से। ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट किया जाता है एएमपी से। चलिए डिफरेंस है इनके अंदर, याद रख लेना इनको। ग्लूकोनियोजिनेसिस, नियोजिनेसिस में क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली लोकेशन क्या होगी, लीवर, किडनी, बेसिकली साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होती है। फंक्शंस क्या है इसके, कन्वर्ट करता है नॉन कार्बोहाइड्रेट जो प्रिकर्सर्स होते हैं, जैसे लैक्टेट है, एमिनो एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, इनको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम होता है किसके अंदर, ग्लूकोनियोजिनेसिस के अंदर। बाईपास ग्लाइकोलाइसिस इरिवर्सिबल स्टेप, जो इरिवर्सिबल स्टेप्स होती हैं उनको बाईपास करता है ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली जैसे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कन्वर्ट करता है पायरुवेट को ऑक्सैलोएसिटेट में, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बाईपास द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फर्स्ट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाईपास करता है एक्सोकाइनेज को। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सभी पॉइंट्स रखे हैं हमने यहाँ पे क्योंकि अभी टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है बेटा। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म 2 टाइप से होता है, एक तो सिंथेसिस होगा, एक ब्रेकडाउन होगा। तो सिंथेसिस जो होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस में क्या होगा, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा। बेसिकली लोकेशन होगी लीवर एंड मसल्स के अंदर प्रोसेस होगी। की एंजाइम है इसके अंदर ग्लाइकोजन सिंथेटेज। क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेज, सिंथेटेज नहीं सिंथेज। एक्टिवेट बाय इंसुलिन, इंसुलिन से ये एक्टिवेट होगा। जबकि ब्रेकडाउन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस उसको बोलते हैं। ये कहाँ होगा, लीवर के अंदर मेंटेन करेगा ब्लड ग्लूकोज को, और मसल्स एनर्जी फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। की एंजाइम क्या है इसके अंदर, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। तो ये दोनों प्रोसेस में आपको याद रखना है। ग्लाइकोजिनेसिस के अंदर बेसिकली की एंजाइम होता है ग्लाइकोजन सिंथेज, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बेसिकली यूज होता है। एक्टिवेट बाय ग्लूकोज लीवर और एपिनेफ्रिन इन मसल्स, ये बेसिकली एक्टिवेट करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बेसिकली लोकेशन होती है इनकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होती है। बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनएडीएच एंड एफईडीएच टू ऑक्सीजन एंड जनरेटिंग एटीपी। एटीपी का जनरेशन बेसिकली होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। इसके कंपोनेंट्स देखिए, फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वो क्या करता है, एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज होता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनएडीएच टू कोएंजाइम क्यू, यूबीक्विनोन भी इसको बोलते हैं बेसिकली। और जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एफएडीएच टू कोएंजाइम क्यू। कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होता है, बेसिकली ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोएंजाइम क्यू टू साइटोक्रोम C। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C टू ऑक्सीजन फॉर्म H2O। तो ये कुछ कंपोनेंट हैं ETC के। चलिए आगे देखते हैं, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर और लिपोजेनेसिस होता है, सॉरी लाइपोजेनेसिस होता है। तो फर्स्ट होता है बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा फैटी एसिड्स का। तो बेसिकली कहाँ पे होगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फंक्शंस क्या होंगे इसके, कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम फॉर एटीपी प्रोडक्शन के लिए। की प्रोसेस की स्टेप्स क्या है इसके अंदर, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहले फैटी एसिड एक्टिव होगा, फैटी एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा एसिल को एंजाइम में, और ट्रांसफर वाया कार्निटिन शटल। और बीटा ऑक्सीडेशन होगा, रिमूव करेंगे कार्बन, 2 कार्बन पर साइकिल यहाँ पे रिमूव होने वाले हैं, 2 कार्बन पर साइकिल यहाँ पे रिमूव होने वाले हैं एसिटाइल को एंजाइम। चलिए आगे देखिए, प्रोडक्ट पर साइकिल क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पे, 1 एसिटाइल को एंजाइम, 1 NADH और 1 FADH2। ये बेसिकली किसका प्रोडक्ट है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का, बीटा ऑक्सीडेशन का। अब सेकंड है लाइपोजेनेसिस, इसमें फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा। तो बेसिकली कहाँ होगा, ये भी साइटोप्लाज्म में होगा, लीवर एडिपोज टिश्यूज के अंदर। और की एंजाइम होगा इसमें फैटी एसिड सिंथेस, ये बेसिकली की एंजाइम होने वाला है। एसिटाइल को एंजाइम से मेथोनिल को एंजाइम डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में, जो रिक्वायर्ड होती है इसके इस प्रोसेस के अंदर NADPH की रिक्वायरमेंट पड़ती है और फैटी एसिड हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइपोजेनेसिस के अंदर फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड यूरिया साइकिल। एमिनो एसिड बेसिकली 2 टाइप से, डीएमिनेशन होता है और ट्रांसमिशन बेसिकली इनके अंदर होता है। तो ट्रांसमिशन में क्या होता है, ट्रांसफर एमिनो एसिड, जो एमिनो ग्रुप्स होते हैं जैसे एलेनिन है, अल्फा कीटोग्लूटायरेट है, ये पायरुवेट प्लस ग्लूटामेट में कन्वर्ट होंगे।
डीएमिनेशन में क्या होगा, रिमूव अमोनिया, अमोनिया रिमूव होगा विच इज टॉक्सिक और कन्वर्ट होगा किसके अंदर, यूरिया के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेसिकली यूरिया साइकिल भी इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि अमोनिया बेसिकली यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए बेसिकली यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लोकेशन बेसिकली इसकी लीवर, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। आप देखिए फंक्शंस देखिए, कन्वर्ट करता है टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया के अंदर और एक्सक्रीट इन यूरिन, ये काम होता है यूरिया साइकिल का। की स्टेप्स देखिए इसके अंदर यूरिया साइकिल की कंप्लीट की स्टेप्स। फर्स्ट है कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेसिस एंजाइम से क्या बनेगा, NH3 कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बोमोइल फॉस्फेट के अंदर। कार्बोमोइल फॉस्फेट प्लस ऑर्निथिन मिलके क्या बनाएंगे, सिट्रुलिन, एंड सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट, आर्जिनिनो सक्सिनेट। बेसिकली आर्जिनिनो सक्सिनेट क्या बनाएगा, आर्जिनिन और फ्यूमरेट के अंदर ब्रेक होगा और आर्जिनिन देन यूरिया एंड ऑर्निथिन बेसिकली वापस से रिपीट हो जाएंगे, यूरिया निकल जाएगा और ऑर्निथिन वापस से कार्बोमोइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके सिट्रुलिन बनाएगा। तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है यूरिया साइकिल के अंदर। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने बेटा। चलिए अब बात करते हैं विटामिन एंड कोएंजाइम की। तो विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। दे आर कोएंजाइम और प्रीक्यूrsor ऑफ कोएंजाइम। तो बेसिकली टू टाइप से विटामिन को डिवाइड किया गया है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल जो हमारे विटामिन होते हैं ADE, और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं हमारे B और C, दो ही एंजाइम होते हैं, सॉरी दो ही विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल। तो सबसे पहले देख लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, क्या फंक्शंस हैं और उनकी कमी से क्या डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए देखिए जो हमारा विटामिन ए है जिसको बेसिकली रेटिनॉल भी बोलते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, ये विजन में हेल्प करता है, रोडोप्सिन को फॉर्मेशन करता है जो विजन में बेसिकली हेल्प करता है, और ग्रोथ एंड इम्यूनिटी में बेसिकली हेल्प करेगा। इसकी कमी से क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है जिसको बेसिकली नेक्टोलोपिया भी बोलते हैं, नेक्टोलोपिया भी, या फिर जीरो फैथेलेमिया। अब देखिए डी, विटामिन डी बेसिकली इसको कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, बोन हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इसकी कमी से क्या हो सकता है, चिल्ड्रंस के अंदर रिकेट्स हो सकता है और एडल्ट के अंदर ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। तो ये चीजें सभी चीजें याद रखने हैं लाइक है बेटा। ई बेसिकली जो विटामिन ई है टोकोफेरोल इसको बोलते हैं, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि विटामिन ए को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं। तो टोकोफेरोल बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, प्रोटेक्ट करता है आरबीसी सेल मेम्ब्रेन को। और हिमोलाइट, अगर इसकी कमी से क्या हो सकता है, हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है। विटामिन के बेसिकली फाइलोक्विनोन बोलते हैं इसको, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे 2 है, 7 है, 9, 10 जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये इस पे क्वेश्चन बनता है बेटा, इसको याद कर लेना। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग को रोकने का मतलब अगर इसकी कमी हो जाएगी तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी और हेमोरेज डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेसिकली हो सकता है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोर्स क्या है फैट सोल्यूबल विटामिन की। तो विटामिन ए बेसिकली कैरेट, लीवर और डेयरी प्रोडक्ट से ऑब्टेन होता है। विटामिन डी बेसिकली सनलाइट, फिश ऑयल और मिल्क से ऑब्टेन होता है। विटामिन ई बेसिकली नट, सीड, ये चीज इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, नट, सीड और वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। विटामिन के बेसिकली ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं, गट बैक्टीरिया सिंथेसिस से भी ये मिलता है। चलिए बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की। तो बेसिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो अब देखते हैं इसके रोल्स एंड इनकी कमी से कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी के अंदर। तो देखिए बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के विटामिन बी होंगे, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ही टाइप है बेटा। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं हम जिस विटामिन B1 इसको बोलते हैं थियामाइन। बेसिकली थियामाइन क्या काम करता है, ये कोएंजाइम के रूप में काम करता है इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। बेसिकली एग्जांपल जैसे इसमें थियामिन पायरोफॉस्फेट बेसिकली यूज होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसकी कमी से क्या हो सकता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी जो डिजीज है वो हो सकती है, और व्रिंग के जो कोर्सकोफ जो सिंड्रोम होता है ना वो भी बेसिकली इसकी कमी से हो सकता है। सेकंड है रिबोफ्लूविन, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसकी कमी से क्या डिजीज हो सकती है,
चियलाइटिस बेसिकली इसके हो सकती है, ग्लोटाइटिस हो सकता है बेसिकली इसके अंदर, सॉरी ग्लोसिस्टिस हो सकता है। तो ये कुछ डिजीज हैं। इसके अलावा देखिए B3 नियासिन, बेसिकली नियासिन इसको बोलते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन एंड डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। इसके कमी से क्या डिजीज हो सकती है, पेलाग्रा हो सकता है, जैसे डायरिया, डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया बेसिकली इससे कोज हो सकता है। B5 पेंटोथेनिक एसिड, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए का एक कंपोनेंट होता है। इसकी कमी से रेयर फैटिक हो सकता है, प्रीथेसिया हो सकता है। और विटामिन B6 बेसिकली इसको पायरोडॉक्सिन भी बोलते हैं, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हिम सिंथेसिस जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है उसमें ये हेल्प करता है। इसकी कमी से न्यूरोपैथी हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। किसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से। B7 बेसिकली इसको बायोटिन बोलते हैं। बायोटिन में कौन सा विटामिन आता है, बायोटिन कौन से विटामिन को बोलते हैं, B7 को बेसिकली बायोटिन बोलते हैं बेटा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है उसके लिए कोफैक्टर का काम करता है फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर। डर्मेटाइटिस इसकी वजह से हो सकता है, एलोपेशिया इसकी कमी के कारण हो सकता है। अब बात करते हैं विटामिन B9 को बोलते हैं बेसिकली फोलिक एसिड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो फोलिक एसिड है, B1, B2, B3, B9। तो आपको B9 सिलेक्ट करना है। ये बेसिकली डीएनए आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है और आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसकी कमी से क्या हो सकता है, फोलिक एसिड की कमी से क्या हो सकता है, मैक्लोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। अब आता है हमारा लास्ट B12 साइनोकोबालामिन या कोबालामिन, बेसिकली इसको बोलते हैं, मिथ्योनिन और आरसीबी सिंथेसिस में बेसिकली हेल्प करता है, माइलिन का फॉर्मेशन भी ये करता है। इसकी कमी से क्या हो सकता है, परनीसियस जो एनीमिया हो सकता है, न्यूरोपैथी बेसिकली हो सकती है विटामिन B12 की कमी से। अब लास्ट हमारा सी विटामिन सी को बेसिकली एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या, एस्कोर्बिक एसिड, जो बेसिकली सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, जैसे ऑरेंज है, नींबू है, इस टाइप के। कोलेजन सिंथेसिस होता है इसकी वजह से। आयरन एब्जॉर्प्शन ये हेल्प करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन में एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी काम करता है। इसकी कमी से स्कर्वी जो ब्लीडिंग गम्स होता है, वीकनेस वगैरह है, वो डिजीज देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोर्स ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। क्या सोर्स है, बेसिकली जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कहाँ से मिलता है, होल ग्रेन्स के अंदर मिलेगा, मीट के अंदर मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स जो लीफी वेजिटेबल्स है उनसे मिलेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा विटामिन सी बेसिकली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, टोमेटो, बेल, पेपर्स, इनके अंदर से बेसिकली ये मिलने वाला है। तो बेटा ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स है हमारे बायोकेमिस्ट्री के जो आगे वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा रहे हैं, ज्यादा थ्योरी भी नहीं है, मेन टॉपिक्स है। तो सभी टॉपिक्स आपको याद करने हैं और इनका रिवीजन आपका कहाँ होने वाला है, जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, लाइव सीरीज चल रही है, वहां पे आपको बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इन लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड किया है तो वहां पे आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।